सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन है, इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है। थोड़ा बहुत रिस्पाइट लोअर लेवल से 2 दिनों से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बुल्स ने पूरा गिव अप कर दिया है। कुछ फाइट, कुछ कंटेस्ट तो कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा फ्रेजाइल सा है वो रिकवरी, क्योंकि डेटा पॉइंट्स तो बहुत इंकरेजिंग कल के थे नहीं, पर ये सब हिस्ट्री है। क्योंकि आज आनी है, वो घड़ी दिखा रहे थे डायरेक्टर साहब, 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी। खूब कंफ्यूजन है इस बार की क्रेडिट पॉलिसी को लेकर, तो उसका आउटकम बाजार का एक्चुअल चाल डिसाइड कर रहा होगा। कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहे हैं हम लोग या वहीं फंसे रहेंगे, ये आज 2.5 घंटे बाद पता चलेगा। मूड ठीक है ग्लोब का, जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वैसे ही यूएस के क्यूज थे कल, वो भी मिले जुले रहे। एशिया फ्लैट ट्रेड कर रहा है, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, ग्लोब कंसोलिडेशन में है थोड़ा सा। खैर, इस बीच और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर कौन से स्टॉक्स के थ्रू बाजार में अप्रोच किया जाए। कुछ होमवर्क हम करके लाएं, उसके बाद आप थोड़ा डिटेल होमवर्क आप करिएगा और फिर डिसाइड करिएगा। गुड मॉर्निंग भाई साहब, मूड कैसा है और शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से हैं? मूड तो ठीक ठाक है, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, और जब तक पॉलिसी आ नहीं जाती तब तक मार्केट अगर आप देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूज साइड पर ही नजर आएगा। इसके बाद पॉलिसी आने के बाद ही दिशा तय होगी कि किस प्रकार के एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन ट्रेडिंग सेशंस बड़े इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। दिन के दौरान रिकवरी आती है, फिर फेज आउट हो जाती है, फिर उसके बाद फिर से रिकवरी का ट्रेंड, उतार चढ़ाव काफ़ी बढ़िया है। हालांकि कल के मार्केट की खास बात यह है कि मिड कैप ने कंपैरेटिवली बेटर किया और बड़े लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिला कि मिड कैप की तरफ से रेजिलियंस है, तो वहाँ पर फोकस है। खबरों के लिहाज से थोड़ा सा डल डे है, कोई बड़ी खबर स्टॉक स्पेसिफिक आपको देखने को नहीं मिलेगी ऐसी जिसके चलते पूरा का पूरा सेक्टर ही चल जाए या फिर बहुत बड़े मूव आप एक्सपेक्ट करके चले। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो फोकस यहाँ पर है हमारा खबरें, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और प्राइस एक्शन पर। जो 20 से आइडियाज़ हैं हमारे पास, इसमें सबसे पहले मैं शेयर कर देता हूँ। स्पाइस जेट है, इस स्टॉक पर आप खास नज़र रखिएगा। और दरअसल पिछले 2-3 दिनों में हमें पता ही चल गया है कि भारत की जो एविएशन कैपेसिटी है कितनी कम है, कमर्शियल एविएशन वाली जो कैपेसिटी है। अब स्पाइस जेट ने इसी मौके को देखते हुए एक एनालिस्ट मीट की हुई है, और जहां पर ये बता रहे कि जो सेकेंड हाफ ऑफ FY27 है, यहाँ से अपने ऑपरेशन में ये काफ़ी बड़ा सुधार करते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर आप देखें तो जो इनकी फ्लीट साइज़ 68 की है, इसको भी आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं, 54 से बढ़ाकर 68 करना चाहते हैं। और जो बाकी के पैरामीटर्स है ऑपरेशनल तौर पर, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं डेट वगैरह को लेकर। तो स्पाइस जेट ये तो आपकी लिस्ट पे रह गई। इंटरग्लोब एविएशन पर तो सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। हालांकि स्टॉक में अगर आप देखें तो कल थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। एक और स्टॉक है, इसे इन रेड लेके चल रहा हूँ, और ये पूरा स्पेस अच्छा नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की। थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे एसी स्टॉक्स की, कैसे इन्वेंट्री पाइलअप बड़ी दिक्कत की समस्या बनी हुई है। अब एम्बर एंटरप्राइजेस का चार्ट आप देखें तो बड़ा कमज़ोर है, और ख़ासतौर पर आप इसका कैंडल स्ट्राइक डेली चार्ट देखेंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बड़ी आसानी से नज़र आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एम्बर एंटरप्राइजेस इस स्टॉक को रखा है इन रेड। स्पाइस जेट फायदा उठा ले तो उठा ले। स्पाइस जेट के लिए अच्छी बात यह है कि इनके एयरक्राफ्ट लार्जली वेट लीज पे हैं, तो फिर क्रू शॉर्टेज वगैरह इनकी सरदर्द नहीं है बात। और इन्होंने भी वैसे, अच्छा मैं कल डिटेल में पढ़ रहा था, समर शेड्यूल से विंटर शेड्यूल एयर इंडिया ने, अकासा ने, सबने रिड्यूस करा था इन्हीं सब कंसर्न्स के बीच में। इंटरग्लोवेशन ने समर से विंटर अपना एयर शेड्यूल बढ़ा दिया था, जबकि ये सब पेन आना था, तो गलत फंस गए। मेरे को लगता है कुछ इंटरनल स्ट्रैटेजी गड़बड़ा गई। पर खैर, परवेज दवानिया साहब एविएशन एक्सपर्ट से कल चर्चा हो रही थी, तो उनकी बातचीत क्लियर है। इतनी जल्दी भरपाई कर लेना, पायलट्स वगैरह ले आना, ये मुश्किल काम है। कहीं डीजीसीए थोड़ा सा अपने रूल्स को लीवे दे रहा होगा, और कहीं इंडिगो कुछ हद तक फ्लाइट कैंसिलेशन के थ्रू मीटअप करने की कोशिश कर रहा होगा। तो दोनों शायद रेगुलेटर और इंटरग्लोब समन्वय बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडियन स्काईज का एक ही कंपनी के पास है, तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। 2/3 मार्केट शेयर है। खैर, ये तो हो गई 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो आशीष ने मेंशन करे। दूसरा आशीष जो मेंशन कर रहा है वो, एक मिनट खोल ले। सबसे पहले रेडार पे रखिए बॉश। अच्छा, वाया रूट से आया मैं पहले। बॉश क्यों? क्योंकि कल एक खबर आई थी कि वियतनामीज इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, विनफास्ट, इसका वैसे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से बढ़िया करार चल रहा है। उसमें इन्होंने कल अनाउंस किया है कि तैयारी हो रही है $500 मिलियन भारत के प्लांट में इलेक्ट्रिक बसेस और ई स्कूटर्स बनाने के लिए, प्रोडक्शन की शुरुआत करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। विनफास्ट
कि मल्टीपल पार्टनरशिप्स हैं बॉश के साथ। सिर्फ हिंदुस्तान में, मतलब विनफास्ट इंडिया में तो अब एंटर करेगा, इसके यूरोप में बॉश के नेटवर्क का एक्सेस है, सारे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह बॉश के नेटवर्क एक्सेस करता है वो। इवन नॉर्थ अमेरिका में कोलैबोरेशन बॉश के साथ है विनफास्ट का। और एडिशनली विनफास्ट ऑटोमोटिव पार्ट्स का अर्ली सप्लायर है विनफास्ट के लिए। तो इसीलिए मैंने बॉश को इन ग्रीन करा है, इंडियन एंटिटी को। दूसरा, 2-3 आईपीओ जो खुले वो आज बंद होने जा रहे हैं। अच्छे नंबर्स आने सब्सक्रिप्शन के शुरू हुए हैं। कुछ ही दिन पहले मैं यहीं स्टूडियो, कुछ ही दिन क्या, परसों की बात होगी मेरे ख्याल से, एकस के मैनेजमेंट से चर्चा कर रहा था, प्रमोटर, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से, यहीं स्टूडियो में। तब वो पीयर कंपैरिजन का सब पे चर्चा हो रही थी, तब पता नहीं, तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है। और फिर कल जब बैठा तो फिर मैंने टटोला, एकस क्या करती है, प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती है लार्जली एविएशन कंपनीज के लिए। 88% रेवेन्यूज वहीं से आते हैं। और उसमें एविएशन में कौन है दुनिया में? बोइंग और एयरबस के जलवे हैं, बाकी साथ नहीं है। ऐसे ही काम, ध्यान रखिएगा, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज करती है। उसका भी काम प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाने का है। उसका भी बोइंग और एयरबस के साथ करार है। ओरिजिनल ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो भी बोइंग और एयरबस का। तो ऐसे ही याद है। पर ये पता है, स्ट्रीट स्मार्ट होती है। डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज का स्टॉक रखिएगा और डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज का 3 महीने का चार्ट उठाइएगा। अहेड ऑफ दिस आईपीओ, अहेड ऑफ एकस आईपीओ, डायनामैटिक में अच्छे मूव्स ऑलरेडी बने। स्ट्रीट ऐसे प्रिल्यूड करती है मूव्स। तो आप सिर्फ वॉच पे रखिए, क्योंकि स्मार्ट हैंड तो ऑलरेडी देखिए स्टॉक में कैसे मूव कर चुका है। पर ऐसी याद आया तो मैंने कहा बताऊं, एकस का बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस अगर शाम तक आ रहा होगा तो डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज भी रडार पे रखा जा सकता है। ये भी ग्लोबल एरोस्पेस जायंट्स के लिए सिमिलर बिजनेस करता है। अच्छा, आरएचपी में इसका नाम मेंशन नहीं था। मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट पेयर तो इसका डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज है एकस का। खैर, अगले 2 कौन से? अगले 2 में इन्फो एज यानी नौकरी, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। और प्राइस एक्शन के चलते स्टॉक रडार पर आए। दरअसल अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। डेली चार्ट्स पर आपको बड़ी आसानी से एक रेक्टेंगल चैनल विजिबल हो जाएगा और ये चैनल फॉर्मेशन अगस्त से लेके अब तक देखने को मिल रहा है। तो लंबे समय के कंसोलिडेशन ज़्यादा वैलिड होते हैं। हालांकि अभी तक इसके जो रेक्टेंगल चैनल का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ब्रेकआउट और तेज़ी नहीं आई, लेकिन पैटर्न बहुत बढ़िया है। तो एक बार आपके साथ डिस्कस करना था। और साथ में जो डेली चार्ट्स है, यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिला है। कल ऑलमोस्ट 1.25% की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से इसका जो प्राइस एक्शन है मोर और लेस पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा है। कल की जो डेली क्लोज है ये 22 सितंबर के बाद सबसे बेहतरीन साइड पर देखने को मिली है। तो इन्फो एज यानी नौकरी, इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं इन ग्रीन। इसके अलावा डेल्टा कॉप, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने कल ऑब्जर्व किया होगा कि स्टॉक में बड़ा सर्ज देखने को मिला था और बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 71 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास का हाई बनाया डेल्टा कॉप ने। हालांकि क्लोजिंग होते होते ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर देखने को मिले और बाद में जब मैं बल्क डील्स चेक कर रहा था तो पता चला कि यहाँ पर प्रमोटर जो है जयदेव मोदी, इन्होंने करीब 14 लाख शेयरों की खरीदारी की है 68.46 रुपीज़ पर। तो इसके चलते डेल्टा कॉप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक है और जब से इनके पास जीएसटी का नोटिस आया था तब से तो कोई सब भूल ही गए। एक समय की सबसे बड़ी बजिंग थीम थी, टूरिज्म था, साथ में अगर आप देखें तो कसिनो को प्ले करने के लिए एकमात्र स्टॉक था। लेकिन जैसे ही नोटिस आया इसके बाद से तो स्टॉक का बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है। लेकिन खबरों के चलते देखना पड़ेगा कि कैसा एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। फिलहाल खबर पॉजिटिव है, इसके लिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। ओके, अगले 2 में एक HCL टेक्नोलॉजीज, इसने एक स्ट्रैटेजिक करार कर रखा है अपने AI ड्रिवन सॉल्यूशंस को स्केल अप करने के लिए। उसका डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन मैं IT इसलिए भी मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ध्यान रखिए यूएस में भी एक टिल्ट बढ़ता चले जा रहा है ब्याज दरों में कटौती का, और वो वैल्यूएशन पॉजिटिव है। तो मेरे लिए HCL टेक इन ग्रीन ऐसे भी रख रहा हूं मैं। नॉट रुपया तो ठीक है, अब तो संभल गया है, लेकिन रुपये से ज़्यादा ये फेड पॉलिसी के आउटकम से पहले HCL टेक बहाना बन गया, IT बहाना बन गया। इन ग्रीन रखते हैं। वैसे 2 दिन अच्छी मूव आ चुके हैं। दीपक नाइट्राइट, इन्होंने गुजरात में एक नाइट्रिक एसिड प्लांट ऑपरेशंस कमेंस कर दिए जिस पे 515 करोड़ का स्पेंड किया था। खबर अच्छी है, इन ग्रीन इसको भी रख दिया। भाई साहब अगले 2 एक मेमएम फोर्जिंग्स है, इस स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं। स्टॉक में बढ़िया पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन आपको देखने को मिला है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 3% से ज़्यादा के मूव्स MM फोर्जिंग्स में आपको नजर आए। अब खास बात है कि 2 दिसंबर को इसमें जो वॉल्यूम एक्शन हुआ था वो रीसेंट ईयर्स में सबसे हाईएस्ट था, तो कुछ न कुछ बढ़िया हो रहा है स्टॉक के अंदर। खरीदारी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रही है। इसी के चलते सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। यूपीएल पर फोकस है ब्रोकरेज हाउस का, और जब से Q2 के नतीजे आए थे तब से अब देखें तो आउटलुक में काफ़ी बढ़िया सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। डाइवर्सिफिकेशन की चर्चा तो यूपीएल की हम लगातार करते ही जा रहे हैं, लेकिन HSBC की आज रिपोर्ट है, इसका एक असर देखने को मिल सकता है। देखिए कल की क्लोजिंग है 756-757 रुपये की, और HSBC की तरफ से जो टारगेट निकल कर आया है 850 रुपये का, यानी मीनिंगफुल अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और बता रहे हैं कि काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनका जो पोर्टफोलियो है बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो यूपीएल इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इस सेगमेंट के लास्ट 2 में ऑर्डर बैक करने की 2 खबरें। जेन टेक्नोलॉजीज, इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग नोट के लिए 120 करोड़ का ऑर्डर मिला, ग्रीन कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मैनेजमेंट से शायद जेन टेक्नोलॉजीज की नोयर कंपनी में चर्चा भी हो रही थी, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट भी साउंड कर रहा था, हालांकि स्टॉक बहुत ठंडा पड़ा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, रेलटेल कल नहीं लिया था क्योंकि परसों मैंने कहा था सिर्फ छोटा सा ऑर्डर था 49 करोड़ का, कल फिर एक छोटा सा ऑर्डर आया 63 करोड़ का, तो 2 दिन में तो ऑर्डर डिसेंट हो गए। रेलटेल को मोस्टली ऑर्डर छोटे ही मिलते हैं, दोनों पीस हैं। एक 49 का था परसों वाला, कल 62 करोड़ का था, मतलब ऑर्डर्स मिलने शुरू हो रहे हैं। तो रेलटेल इन ग्रीन कर दिया, आज ले लिया टीम में, इन ग्रीन रख दिया। 6 पूरे ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। और JSW सीमेंट ये अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर आप फोकस रखेंगे, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दरअसल सभी सीमेंट पैक के स्टॉक्स को आप देखें, चाहे लार्ज कैप हो या छोटी कंपनीज हो, सब में सिग्निफिकेंट गिरावट हाई से देखने को मिल रही है। अब आज JP मॉर्गन की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आया जहाँ पर ये बता रहे कि लार्ज कैप्स ने, जो लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज हैं, इन्होंने निफ्टी को बहुत अंडर परफॉर्म किया है। और अब हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि पहले सप्लाई की चिंता थी, सप्लाई ज़्यादा थी, अब ये मान रहे कि आगे जाके एबिटा प्रति टन में बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, और ये जो अंडर परफॉर्मेंस है लाइकली रिवर्स होना चाहिए। तो इनका स्टांस अब बदल रहा है, ये मान रहे कि यहाँ पर बॉटम हो सकता है। इसी के चलते मैंने 2 स्टॉक्स हैं सीमेंट के अपनी लिस्ट में शामिल किए। एक तो JSW सीमेंट है, ये हाल ही की लिस्टिंग है लेकिन सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलेंगे। इसके अलावा अल्ट्राटेक का भी चार्ट अगर आप देखें तो कल थोड़ी सी कोशिश की थी इसने ऊपर आने के लिए, लेकिन इसका अगर आप प्राइमरी ट्रेंड देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, गिरावट काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। आज देखना होगा कि इस रिपोर्ट के चलते कितना इम्पैक्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए JSW सीमेंट और अल्ट्राटेक दोनों को लिस्ट में शामिल करें। ओके, अगले स्टॉक्स में रखिए रडार पे सीमेक को। इनके एक जहाज को, सीमेक अगस्त्या को ONGC रखेगा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, $2,500 पर डे। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है $43 मिलियन की, चार्टर वैल्यू। सीमेक के लिए अच्छी खबर है यार, इन ग्रीन कर दिया। ITC होटल्स, इसको ग्रीन रख रहा हूं मैं। पहले मैंने रेड रखा था, पहले क्योंकि था कि 6% के आसपास स्टेक बिकेगा। असल में ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ITC से डीमर्ज हुआ, बैट का ITC में स्टेक था, यहाँ पे मिरर स्टेक रिफ्लेक्ट होना था, तो बैट का इसमें भी स्टेक था। पर बैट होटल्स धंधे में क्यों रहेगा, तो इवेंचुअली उसे एग्जिट करना था। अब बैट के पास अलग अलग आर्म्स के थ्रू ऑलमोस्ट 15% स्टेक है। अगर तो आज पूरा बिक रहा है और ये सच है कि फ्लोर प्राइस सिर्फ 1% डिस्काउंट पे है, तो एक बड़ा ओवरहैंग ITC होटल से छट रहा होगा। अगर वो पूरा नहीं बिका और पीसवील बिका तो वो ओवरहैंग लिंगर ऑन करेगा। तो देखिएगा लास्ट ट्रेड में क्या हो रहा है, उसके बाद ITC होटल्स के लिए बढ़िया पॉजिटिव होगा। अगर बैट पूरी तरह से एग्जिट कर जाए, वो सरदर्द ओवरहैंग खत्म हो जाएगा। कैम्स को इन ग्रीन करा है क्योंकि आज एग्जिट और रिकॉर्ड डेट है, यानी कि कैम्स एडजस्टेड ट्रेड कर रहा होगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू टूट के 2 रुपए हो गई है। कल इसीलिए स्टॉक हरकत में आ रहा था क्योंकि कल जिनके पास है वो एलिजिबल हो जाएंगे आज। और SKF इंडिया को भी मेंशन कर दिया क्योंकि इसका एक इंडस्ट्रियल आर्म था। SKF इंडिया से इंडस्ट्रियल बिजनेस को डीमर्ज करा गया था, आज वो डीमर्ज्ड एंटिटी की लिस्टिंग हो रही है, तो मैंने कहा चलो SKF को मेंशन कर दिया जाए। आखिरी 2
आखिरी दो, एक तो इंडसइंड बैंक है, ये पिछले 2 दिनों से रेजिलियंस दिखा रहा है। निफ्टी बैंक में बढ़िया स्ट्रेंथ यहाँ पर आ रही है इंडसइंड बैंक में, और चार्ट्स पर आप देखें तो अक्यूमुलेशन बड़ी आसानी से विजिबल आ जाएगा। डेली चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, इसके पैटर्न को एक बार आप जरूर देखिए। इसके अलावा केन्स टेक कल का एक्सीडेंट है, 6-7% की गिरावट आ गई थी। आज देखना होगा कि डे 2 का एक्शन कैसा होता है, क्योंकि खबर बड़ी नेगेटिव है और क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं, इसी के चलते मैं इन रेडी लेके चल रहा हूँ। और एक और खास बात है कि जेपी मॉर्गन की आज रिपोर्ट आई है, ये ओवरवेट की तो रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के हाईलाइट में ये कहा गया है कि जो निवेशक हैं बॉटम फिशिंग ना करें। हालांकि इनकी ओवरवेट रेटिंग है, लेकिन फिर भी कॉशियस व्यू के साथ इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। तो केन्स टेक इस स्टॉक को भी इन रेड अपनी लिस्ट में शामिल करें। तो चलिए 20 स्टॉक्स देख लिए, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे रिकैप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले स्पाइस जेट, यहाँ पर एनालिस्ट मीट हुई है, उसके टेक अवेज आए तो स्टॉक को लिस्ट में शामिल करें। एम्बर एंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर खराब होता जा रहा है, नौकरी पर रखें फोकस। डेल्टा कॉप में हुआ है फंड एक्शन, एमएम फोर्जिंग्स, यूपीएल, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, साथ में अल्ट्राटेक के स्टॉक पर भी नजर रखें। इंडसइंड बैंक और केन्स टेक्नोलॉजीज, इन स्टॉक को भी रडार पर रखें। ओके, अगले 10 और जोड़िए टॉप 20 के, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सब इन ग्रीन है, कोई बॉश, कोई डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, कोई HCL टेक, कोई दीपक नाइट्राइट, जेनटेक, रेलटेल, सीमेक, ITC होटल्स, कैंप्स और SKF इंडिया। इन ग्रीन रखें, बस ITC होटल्स देखिएगा पूरा बैट एग्जिट कर पा रहा है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट होगा।